हेलो एनिमे फैंस। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 52 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था जिनको यहाँ पर मिस्टर माइकल से मिलने के लिए उनके होटल में आ जाता है और वो वहाँ पर किसी अपग्रेडर की बात कर रहे होते हैं, जिसपे कि वो अपने बंदों से कहते हैं मिसेस सेलनर को जाकर लेकर आओ। और यहाँ पर माइकल जिनको को बताता है यही दुनिया की ऐसी पहली हंटर है जो भी किसी भी हंटर की छुपी हुई पावर को बाहर निकाल सकती है, उसकी पावर को इंक्रीज कर सकती है। और वो औरत वहाँ पर जिनको के सामने आके बैठ जाती है और उसका पूरा नाम नॉर्मा सेलनर होता है। और जिन्वो यहाँ पर नोटिस कर रहा होता है कि बाकी में इसकी मैजिकल पावर बाकी सारे हंटरों से डिफरेंट है, जिसपे कि माइकल यहाँ पे नॉर्मा को उसकी पावर एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, जिसपे कि यहाँ पे नॉर्मा जिन्वो से कहती है मुझे लग रहा है तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अगर तुमने जब इसे पर्सनली एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ। और तभी यहाँ पे नॉर्मा अपने फेस को आगे करके कहती है जैसे कि तुम्हें भी पता ही होगा हर हंटर की एक लिमिट होती है और वो उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता है। और अगर तुम रीअवेकन नहीं हुए हो तो तुम कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में हायर रैंक तक जा ही नहीं सकते हो। और इसी बेसिक नॉलेज को हर हंटर फॉलो करता है और जानता है, जिसपे कि जिन वो कहता है क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो, पावर को बढ़ा सकती हो, जिसपे कि नॉर्मा कहती है हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, मगर इसके लिए मेरे को 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। और यहाँ पे माइकल भी जिनको से कहता है नॉर्मा सही कह रही है, वो ऐसा कर सकती है और हर साल बस एक हंटर को ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि अपनी पावर को यूज़ करने के बाद नॉर्मा को कुछ टाइम लगता है अपने आप को दोबारा से हील करने के लिए, और कम से कम उसे 1 साल तो चाहिए होता है। जिसपे कि जिनको कहता है तुम्हारे इसका सक्सेस रेट कितना है, जिसपे नॉर्मा कहती है ये तो हंटर के ऊपर डिपेंड करता है, मगर मैं एक बार अपने 3rd स्टेप को पूरा कर लूँ तो किसी भी हंटर को उसकी बॉडी में 20% तक ज़्यादा पावर महसूस होती है, और किसी किसी केस में तो ये 30% तक भी हो जाती है। जिस पे जिन्वो सोचता है 20 से 30% ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है डांसुक को भी इन्होंने यही ऑफर दिया होगा। और ऐसा कौन सा हंटर होगा जो इस ऑफर को ठुकराना चाहेगा जिसपे कि आपकी बॉडी की पावर 20 से 30% तक बढ़ जाए। ये तो बहुत ही एक रेयर एबिलिटी है। साथ में जिन्वो सोचता है अगर बाकी के हंटरों को इसके बारे में पता चला तो बवाल मच जाएगा, जिसपे कि मिस्टर माइकल जिन्वो से कहते हैं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बता दूं, बाहरी दुनिया को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मिसेस सेलनर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और यहाँ पर हम इन्हें एक रीजनेबल अमाउंट देती हैं, और यहाँ पर ये सिर्फ हमारे चुने हुए हंटर की पावर को ही इंक्रीज करती है और हमारे हंटर को ही सिर्फ ये गिफ्ट मिलती है। जिसपे कि जिन्वो कहता है मुझे तो ये गिफ्ट से ज़्यादा एक डील लग रही है। माइकल यहाँ पे जिन्वो से बोलते हैं अगर तुम यूनाइटेड स्टेट में शामिल होना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हें ये एबिलिटी गिफ्ट के रूप में मिल जाएगी। साथ ही में उसे एक और बात बताते हैं तुम किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो तो बस उसका नाम बता देना, हम उसके सब कुछ देख लेंगे। और यहाँ पर मिसेस नॉर्मा जिन्वो से कहती हैं जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ पर मैं तुम्हें डेमो देती हूँ, तो क्यों ना फर्स्ट स्टेप को आज ही पूरा कर लिया जाए। जिन्वो यहाँ पे शौक हो जाता है और जिसपे कि नॉर्मा कहती है जैसा कि हमने कहा था ये एक गिफ्ट है तो तुम बिल्कुल भी ऐसे हैरान मत हो। और माइकल भी यहाँ पे कहता है हाँ ये एक गिफ्ट ही है तो तुम इसे पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहते हो या नहीं। जिसपे कि जिन्वो कहता है क्या तुम इस बात से श्योर हो, क्योंकि मैंने अभी तक ये सोचा नहीं है कि मैं तुम्हारी कंट्री में आऊँगा भी या नहीं। जिसपे कि नॉर्मा कहती है तुम इस बारे में मत सोचो, बस मुझे अपना हाथ दो और मेरी आंखों में देखो, यह हमारे प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होने वाला है। और यहाँ पे माइकल भी मुस्कुराते हुए सोच रहे होते हैं लड़का हमारी जाल में फंस गया है, अगर इसने एक बार नॉर्मा के पावर्स को देख लिया तो ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को जरूर साइन करेगा, और हो सकता है क्या पता ये कॉन्ट्रैक्ट को अभी भी साइन कर दे। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मा सोच रही होती है ये तो बहुत ही सबसे अलग है रियोजी गोटो, जो कि वहाँ जेजू आइलैंड पे बड़ी आसानी से मारा गया था, लेकिन इस लड़के ने उस रेड को अकेले कंप्लीट कर दिया था, और वो भी ऐसी पावर के साथ जिसके बारे में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना है। पता नहीं इस लड़के की लिमिट क्या होगी, तो चलो इसकी लिमिट देखते हैं। ऐसा बोलते हैं यहाँ पे नॉर्मा जिन्वो के अंदर चली जाती है, और जैसे ही वो उसके अंदर देखती है वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है सिवाय अंधेरे के, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा होता है। जैसे ही सेलनर ऊपर की तरफ देखती है वहाँ पे जिन्वो होता है और वो अपनी भयानक आंखों से उन्हें देख रहा होता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। और उसे ऐसी तरह से चिल्लाते हुए देखकर वहाँ पे उनके गार्ड जिन्वो के ऊपर बंदूकें तान देते हैं। जिसपे कि मिस्टर माइकल कहते हैं क्या तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है तुम किसको बंदूक दिखा रहे हो। और यहाँ पर वो गार्ड बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसको कोई बात समझ नहीं आ रही होती है, जिसपे कि वो माइकल से कहता है तो मिसेस सेलनर का क्या करें। जिसपे कि माइकल कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम बेवकूफ़ हो, अगर तुम्हें मिसेस सेलनर की परवाह है तो जाके उनका ध्यान रखो ना, जिन्वो के ऊपर क्यों बंदूक तान रहे हो। जिसपे कि वो जिन्वो से सर झुका के माफ़ी मांगता है इस हरकत के लिए, और जिन्वो भी यहाँ पर परेशान होता है और वो मिसेस सेलनर से कहता है क्या आप सच में ठीक हैं।
तभी यहाँ पे माइकल गुस्से में अपने एजेंट के पास जाके कहते हैं, अगर तुम्हारे लड़कों ने ऐसी हरकत आंद्रे के सामने करी होती तो हम सभी लोग यहाँ पर अभी मर चुके होते। ध्यान रखना, ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पर सैंडलर के पास आके कहते हैं, क्या आप सच में ठीक है? आपको तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और आप इतनी काँप क्यों रही हैं? आप बहुत घबराई हुई लग रही हैं। जिसपे कि यहाँ पे माइकल जिन्वू से बोलता है, मिसेस सैंडलर की हालत कुछ सही नहीं है, तो क्या तुम प्लीज़ यहाँ से अभी के लिए जाओगे? मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूँगा। साथ ही में वो एडम से कहता है कि जिन्वू को घर तक छोड़कर आना, और उनके जाते ही वहाँ पर वो मिसेस सैंडलर से बोलता है, क्या तुम अब कुछ बोलोगी कि आखिर हुआ क्या? तुमने ऐसा क्या देख लिया? जिस पे कि मिसेस सैंडलर घबराते हुए बोलती है, वो जो भी था वो बहुत ही खतरनाक था। जिस पे कि माइकल कहता है, तो क्या वो एक नेशनल लेवल के हंटर से भी ज़्यादा ताकतवर था? जिस पे कि वो और घबराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता वो क्या था, आज से पहले मैंने ऐसा कभी भी महसूस नहीं करा, लेकिन वो जो भी था वो सबसे अलग था। वो एक असली किंग है और उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। जब मैंने उसके अंदर देखा तो वो भी मेरे अंदर देख रहा था। उसके अंदर जो कुछ भी था वो एक शैडो था। वहीं दूसरे सीन में हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि चेयरमैन गन हिन हू अपने कुर्सी पर बैठकर वहां पर अपने सर पे हाथ रखकर परेशान बैठे हुए होते हैं और सोच रहे होते हैं, जेजू आइलैंड की रेड में हमने अपने एक एस रैंक के हंटर मिन मियांगू को खो दिया है और अब तो जिन्वो के बारे में भी पूरी कंट्री सबको पता चल चुका है और मुझे लगता है अभी तो सेक्रीफाइस की बस शुरुआत ही हुई है। और तभी यहाँ पर मिस्टर चेयरमैन का फ़ोन बजता है और जैसे ही वो फ़ोन को उठाते हैं, उनके बंदे उन्हें बताते हैं कि बीच रोड पर एक बी रैंक के टेंजन का गेट ओपन हो गया है। जिसपे कि वो कहते हैं, अगर वो सच में एक बी रैंक का टेंजन का गेट है तो हम अपनी नॉर्मल फोर्स को तो वहाँ पर नहीं भेज सकते हैं। साथ ही में वो बोलते हैं, तुमने जो लोकेशन बताई है वो तो सांग जिन्वू के गिल्ड से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तभी वहाँ पर हमें जिन्वू भी दिखाया जाता है और जिन्वू भी वही ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है और साथ ही में वो मनी मन सोच रहा होता है, आखिर मिसेस सैंडलर ने मेरे अंदर देखा क्या था? कहीं उन्होंने उस सिस्टम की झलक तो नहीं देख ली और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, या फिर उन्होंने मेरे अंदर मेरी शैडो आर्मी की कोई झलक देख ली हो या मेरी पावर के बारे में, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा कांपने लग गई थी। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा मेरे से मिलना चाहेंगी। और आज ये ट्रैफिक को क्या हो गया है? मुझे बहुत देर हो गई है और बस मैं यहाँ पर एक ही जगह पे फंसा हुआ हूँ। तभी यहाँ पर उसे चेयरमैन की कॉल आती है और उसे चेयरमैन उसे बताते हैं कि बीच रोड पे ही एक बी रैंक के टेंजन का गेट ओपन हो गया है। और यहाँ पर जिन्वू बोलता है, अच्छा तभी इसीलिए यहाँ पर इतनी ट्रैफिक लगी हुई है। जिस पे कि चेयरमैन उसे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उस टेंजन को क्लियर करो, मगर जिन्वू यहाँ पे बोलता है, मुझे तो इसके लिए परमिशन ही नहीं है। जिस पे कि चेयरमैन जिन्वू से कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है उन टेंजन को क्लियर करने की परमिशन कौन देता है? जिस पे जिन्वू कहता है, हंटर एसोसिएशन वाले। जिस पे कि चेयरमैन कहते हैं, तो मैं कौन हूँ फिर? मैं इस एसोसिएशन का चेयरमैन ही तो हूँ और मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, जाकर टेंजन को क्लियर करो। तभी वहाँ पे हमें टेंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि मीडिया वाले और पुलिस वाले पहले ही पहुंच चुके होते हैं और मीडिया वाले वहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग चालू कर चुके होते हैं। मगर वहाँ पर एक हंटर एसोसिएशन का लड़का खड़ा होता है जो कि जिन्वू को रोक लेता है और बोलता है, तुम बिना परमिशन के यहाँ अंदर नहीं जा सकते हो। साथ ही में जिन्वू को पहचान लेता है कि वो एक एस रैंक का हंटर है। साथ ही में वहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हुए बाकी लोग भी उसको देख के पहचान लेते हैं और कहते हैं, क्या जिन्वू यहाँ पर टेंजन को क्लियर करने के लिए आया है? साथ ही में वो एसोसिएशन वाला लड़का फिर से कहता है, भले ही तुम एक एस रैंक के हंटर क्यों ना हो, लेकिन बिना परमिशन के तुम यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते हो। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? जिस पे कि जिन्वू फोन को लगाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर ये सुनो। जिस पे कि वो लड़का कहता है, कौन है कॉल पे? जिस पे कि जिन्वू बोलता है, एक ऐसा बंदा जिसकी परमिशन तुम्हें भी चाहिए होती है। और वो वहाँ पर चेयरमैन से बात करने लगता है और साथ ही में कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जिन्वू को परमिशन दे देता हूँ। तभी वहां पर जिन्वू टेंजिन के अंदर जाने लगता है, जिसपे कि वो लड़का गुस्से में कहता है, काश इसका पैर फिसल जाए और इसके पैर में मोच आ जाए। और वहीं पर जैसे ही जिन्वू टेंजिन के अंदर जाता है, टेंजिन का गेट रेड कलर में बदल जाता है। और जैसे कि हमें पता है, रेड कलर का टेंजिन का मतलब है तुम बिना बॉस को मारे वापस बाहर नहीं आ सकते हो। जिसपे कि वो लड़का भी हैरान होकर सोचने लगता है, कहीं ऐसा मेरी वजह से तो नहीं हुआ है? मैंने उसके बारे में बुरा बोला था, इसलिए उसके साथ बुरा हो गया। तभी यहाँ पर हमें जिन्वू दिखाया जाता है जो कि टेंजिन के अंदर होता है और कहता है, अरे यार, मैं फिर से इस रेड गेट में फंस गया। अब मुझे फिर से इस पूरे एरिया को ही क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही में हमें एक पुरानी बात भी दिखाई जाती है। यहाँ पे हमें जिन्वू की मॉम की एक बात दिखाई जाती है, जहाँ पे कि जिन्वू की मॉम को पता चल चुका होता है कि वो एक एस रैंक का हंटर है, लेकिन वहाँ पर वो नाराज नहीं होती है बल्कि बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। वो जिन्वू को बोलती हैं, तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो, तुम्हारे डैड भी एक हंटर थे और क्योंकि तुम भी एक एस रैंक के हंटर हो तो तुम बहुत से लोगों की जान बचा सकते हो। साथ ही में उसे एक डैड की बात भी बताती है कि एक हंटर बनने से पहले वो एक फायर फाइटर हुआ करते थे और उन्होंने एक बार एक इंसान की जान बचाई थी और मुझे उसी समय वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए थे और हम दोनों ने शादी कर ली थी।
और यहाँ पे जिन्हों मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी मॉम को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ पर टेंजिन में जंगल के बीच में से बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं, जिनको देखकर जिन्हों अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है ये मॉन्स्टर तो कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं इस टेंजिन को ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में क्लियर कर दूंगा। और उन मॉन्स्टर्स और शैडो सोल्जर के बीच में फाइट होने लग जाती है। साथ ही में यहाँ पर हमें हंटरों के बारे में एक बात बताई जाती है कि हंटरों को सिर्फ बस हंट करने के लिए ही पैदा किया गया है। वो बस हंट करने के लिए पैदा हुए हैं। वो टेंजिन के अंदर जाते हैं और सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं। हंट करने के अलावा उनको एक और काम करना होता है, उनको अपना ध्यान भी रखना होता है, नहीं तो यहाँ पर बाजी पलट सकती है और मॉन्स्टर्स उनका हंट भी कर सकते हैं। और अगर सच बताए थे ना ही मॉन्स्टर्स और ना ही हंटर्स इस हंटिंग को रोकना चाहते हैं, और नेक्स्ट सीज़न में कुछ ऐसे हंटर्स दिखाए जाएंगे जो कि हंटर्सों का भी हंट करते हैं। तो बस यहीं पर इसी सस्पेंस के साथ हमारे सीज़न 1 की भी एंड होती है। तो नेक्स्ट सीज़न में हमें कुछ ऐसे हंटर दिखाए जाएंगे जो कि एक नेशनल लेवल के हंटरों से भी कुछ ऊपर के लेवल के होते हैं। इनमें से एक तो थॉमस आंद्रे है और दूसरा वो चाइना वाला हंटर था जिसके पास की 2 स्वॉर्ड थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न में।